हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट, जिसमें आपको इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप भी बाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहले हैं हमारे 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या फिर ब्रिटेन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, फ्रांस में। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है हमारा 1815 की वियना संधि के बाद किसे सत्ता में बहाल किया गया? ठीक है, 1815 की वियना संधि के बाद किसे सत्ता में बहाल किया गया? बर्बन को, हैब्सबर्ग को, रोमनोव को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, बर्बन को। क्या हो जाएगा? का, बर्बन को। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। जाल बैराइन का गठन किसकी पहल पर किया गया? ठीक है, जाल बैराइन का गठन किसकी पहल पर किया गया? फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की, प्रशा की या फिर इटली की? राइट आंसर हो जाएगा गा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गा। जाल बैराइन का गठन प्रशा की पहल पर किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। 1848 ईस्वी में फ्रांस में आई क्रांति के परिणाम क्या थे? गणतंत्र की स्थापना, खा राजतंत्र और का नेपोलियन का उदय और घा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, गणतंत्र की स्थापना। 1848 ईस्वी में फ्रांस में आई क्रांति के परिणाम थे गणतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5 है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1850 में, 1861 में, 1871 में या फिर 1880 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा का, 1861 में। ठीक है, 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। ग्यूसेपे मैत्सनी का संबंध किससे था? ठीक है, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या फिर यूनान से? राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा का। इटली का एकीकरण से मैत्सनी का संबंध था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? जर्मनी का निर्माता, इटली का निर्माता, फ्रांस का राष्ट्रपति या फिर ब्रिटेन का राजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, जर्मनी का निर्माता कहा जाता है। बिस्मार्क को जर्मनी का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8। मारियान किस देश के राष्ट्र का रूपक थी? ठीक है, मारियान किस देश के राष्ट्र का रूपक थी? जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के या फिर रूस के? राइट आंसर हो जाएगा खा, फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस की मारियान फ्रांस के राष्ट्र की रूपक थी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र लाना, राजतंत्र बहाल करना, नेपोलियन को हराना या फिर युद्ध करना? राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजतंत्र बहाल करना। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र बहाल करना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, काबूर, मैत्सिनी, गैरिबाल्डी या फिर बिस्मार्क? राइट आंसर हो जाएगा खा। कौन थे? मैत्सिनी। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे मैत्सिनी। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? ठीक है, उत्तर देखो इसका, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह क्रांति लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार बनी। ठीक है, यह क्रांति लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार बनी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 2।
नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर देखो, नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। यह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता था। ठीक है, नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। उदारवाद शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, उदारवाद शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर देखो इसका, उत्तर देखो इसका, यह लैटिन भाषा के मूल लीवर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है आज़ादी। ठीक है, इसका अर्थ है आज़ादी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। वियना संधि की मेजबानी किसने की थी? ठीक है, वियना संधि की मेजबानी किसने की थी? उत्तर देखो इसका, इस संधि की मेजबानी ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। ठीक है, किसने इस संधि की मेजबानी? ऑस्ट्रेलियाई चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5। जाल बेराइन क्या था? जाल बेराइन क्या था? उत्तर देखो इसका, यह एक शुल्क संघ कस्टम्स यूनियन था जिसने जर्मनी के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, जिसने जर्मनी के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? उत्तर देखो इसका, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। प्रशा के नेतृत्व में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। जर्मेनिया किसका रूपक थी? किसका रूपक थी जर्मेनिया? उत्तर, यह जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। वह वीरता और स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त करती थी। ठीक है, वह वीरता और स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त करती थी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8 क्या है? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? उत्तर होगा इसका, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1821 ईस्वी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 1821 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। असंघात्मकता का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर देखो इसका, यह सिद्धांत मैथ्सनी ने दिया था, जो इटली के एकीकरण के समर्थक थे। ठीक है, जो इटली के एकीकरण के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है? 1815 ईस्वी में कौन सी मुख्य संधि हुई थी? उत्तर देखो इसका, 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई, जिससे यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था बहाल हुई। ठीक है, जिससे यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था बहाल हुई। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? नेपोलियन बोनापार्ट के प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करें। ठीक है, क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट के प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करें। उत्तर देखो इसका, नेपोलियन ने जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। पॉइंट नंबर 2 है उसने कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित किया। पॉइंट नंबर 3 है संपत्ति का अधिकार सुरक्षित और मान्य बनाया। पॉइंट नंबर 4 है प्रशासनिक विभाजनों को सरल और कारगर बनाया। ठीक है, और पॉइंट नंबर 6 है यातायात और संचार में भी क्रांतिकारी सुधार किए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है उदारवाद के राजनीतिक विचार क्या थे? उदारवाद के राजनीतिक विचार क्या थे? उत्तर देखो इसका, पॉइंट नंबर 1 है उदारवाद का मुख्य अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता थी। ठीक है, उदारवाद का मुख्य अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह राजतंत्र और विशेषाधिकारों का कड़ा विरोधी था। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है यह सहमति से बनी एक संवैधानिक सरकार का समर्थक था। यह मुक्त बाजार और वस्तुओं की आवाजाही चाहता था। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा, यह व्यापार पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाना चाहता था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3।
वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। उत्तर देखो इसका, मुख्य उद्देश्य यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था बहाल करना था। ठीक है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था बहाल करना था। और सेकंड पॉइंट है, नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को पूरी तरह खत्म करना था। ठीक है, अगला पॉइंट देखो इसका, फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य बनाना था ताकि विस्तार रुक सके और पूरे यूरोप में शक्ति संतुलन को पुनः स्थापित करना था। ठीक है, पुनः स्थापित करना था और राजतंत्र की शक्तियों को पुनः शक्तिशाली बनाना था। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने क्या भूमिका निभाई? उत्तर देखो इसका, बिस्मार्क ने रक्त और लोहों की नीति अपनाकर नेतृत्व किया। ठीक है, रक्त और लोहों की नीति अपनाकर नेतृत्व किया। उसने कूटनीति के बजाय सैन्य शक्ति का प्रबल प्रयोग किया। प्रशा ने 3 युद्धों के माध्यम से एकीकरण की राह चुनी। उसने ऑस्ट्रिया और फ्रांस को युद्धों में हराया। ठीक है, उसने ऑस्ट्रिया और फ्रांस को युद्धों में हराया। उसकी दूरदर्शिता से जर्मनी एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। ठीक है, उसकी दूरदर्शिता से जर्मनी एक शक्तिशाली राज्य बना। अगला प्रश्न देखो हमारा, अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में काबूल का योगदान क्या था? ठीक है, इटली के एकीकरण में काबूल का क्या योगदान था? काबूल सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रधानमंत्री था, ये इसका उत्तर है। वह एक अत्यंत चतुर और दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ था। उसने क्या किया? उसने फ्रांस के साथ गठबंधन करके ऑस्ट्रिया को हराया। उसने उत्तर इटली के राज्यों को सफलतापूर्वक एक किया। और उसने क्या किया? काबूल की कूटनीति ने एकीकरण का वैचारिक आधार बनाया। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? उत्तर देखो, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, प्रेम और समर्पण की भावना है। ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, प्रेम और समर्पण की भावना है। यह नागरिकों में साझा पहचान का भाव विकसित करता है। यह साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति पर आधारित होता है। यह राजनीतिक चेतना और अधिकारों के प्रति सजगता है। यह आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मुख्य आधार है। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। 1848 ईस्वी की उदारवादी क्रांति का क्या महत्व था? इस क्रांति ने संवैधानिक सुधारों की मांग को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। इस क्रांति ने संवैधानिक सुधारों की मांग को आगे बढ़ाया। यह भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से उपजी एक लहर थी। ठीक है, 1848 ईस्वी की उदारवादी क्रांति। फ्रांस में राजतंत्र का अंत और गणतंत्र का उदय हुआ। जर्मनी, इटली में राष्ट्रीय एकीकरण की आवाज़ें तेज हुईं और यह राजतंत्र की सत्ता को चुनौती देने वाला बड़ा आंदोलन था। ठीक है, यह आंदोलन राजतंत्र की सत्ता को चुनौती देने वाला बड़ा आंदोलन था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रूपक का उपयोग क्यों किया जाता था? ठीक है, रूपक का उपयोग क्यों किया जाता था? उत्तर देखो इसका, उत्तर देखो, अमूर्त विचारों को मानवीय चेहरा देने के लिए उपयोग हुआ। राष्ट्रों को पहचानने का यह एक सरल माध्यम बन गया था। ठीक है, राष्ट्रों को पहचानने का यह एक सरल माध्यम बन गया था। अगला प्रश्न देखो, अगला पॉइंट देखो, मारियान और जर्मेनिया इसी प्रकार के राष्ट्र के प्रतीक थे। इनसे आम जनता में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिला। ठीक है, आम जनता में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिला। ये क्रांतियों के समय लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। ठीक है, ये क्रांतियों के समय लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन के राष्ट्रवाद की विशेषता क्या थी? ठीक है, ब्रिटेन के राष्ट्रवाद की क्या विशेषता थी? उत्तर देखो इसका, यह राष्ट्रवाद अचानक किसी क्रांति से नहीं बना था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। ठीक है, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का धीरे धीरे विकास हुआ। यहाँ विभिन्न जातीय समूहों को मिलाकर राष्ट्र बना और इस राष्ट्र राज्य के निर्माण में कोई जन आंदोलन नहीं था। ठीक है, इस राष्ट्र राज्य के निर्माण में कोई जन आंदोलन नहीं था।
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं? ठीक है, राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां नागरिक एक साझा पहचान रखते हैं, यहाँ शासक और शासित मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। यहाँ साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति का बोध होता है और यह आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का केंद्र है। ठीक है, शासन प्रणाली का केंद्र है। यह निरंकुश राजतंत्रों का विकल्प बनकर उभरा था। ठीक है, यह निरंकुश राजतंत्रों का विकल्प बनकर उभरा था। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। उत्तर देखो इसका, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति 1789 के साथ हुआ, जिसने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को जन्म दिया। नेपोलियन की विजयों ने इन क्रांतिकारी विचारों को पूरे यूरोप में फैलाया, जिससे लोगों में समानता और स्वतंत्रता की भावना जागी। ठीक है, जिससे लोगों में समानता और स्वतंत्रता की भावना जागी। उदारवाद और मध्यम वर्ग का उदय भी एक प्रमुख कारण था, जो संवैधानिक सरकार का समर्थक था। भाषा, लोक परंपराओं और साझा इतिहास ने लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बल मिला। ठीक है, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बल मिला। औद्योगिक क्रांति ने नई सामाजिक संरचना बनाई। साथ ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटनाओं ने अन्य यूरोपीय देशों में आज़ादी की तड़प पैदा की। इन कारकों ने निरंकुश राजतंत्रों को समाप्त कर आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। जर्मनी का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। 1848 ईस्वी में मध्यम वर्गीय जर्मनों ने एकीकृत राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, एकीकृत राज्य बनाने का प्रयास किया था, जिसे राजशाही और सेना ने दबा दिया था। राजशाही और सेना ने क्या करा था? इसे दबा दिया था। इसके बाद प्रुशिया के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एकीकरण का नेतृत्व किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। प्रुशिया ने 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े और इन सभी में जीत हासिल की। ठीक है, इन सभी युद्धों में जीत हासिल की। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रुशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 3। इटली के एकीकरण में प्रमुख नेताओं के योगदान का विश्लेषण करें। इटली के एकीकरण में, उत्तर देखो इसका उत्तर, इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख नेताओं का विशेष योगदान रहा। ठीक है, 3 प्रमुख नेताओं का। सबसे पहले नेता कौन थे? सबसे पहले नेता थे मैत्सिनी। मैत्सिनी ने यंग इटली के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का वैचारिक आधार तैयार किया और क्रांतिकारी विचारों को फैलाया। ठीक है, क्रांतिकारी विचारों को फैलाया। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री काबू ने अपनी कूटनीतिक कुशलता से सार्डिनिया, पीडमोंट का विस्तार किया और ऑस्ट्रियाई बलों को हराने के लिए फ्रांस के साथ गठबंधन किया। ठीक है, फ्रांस के साथ गठबंधन किया। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने अपनी सशस्त्र स्वयंसेवक सेना रेड सर्च के साथ दक्षिण इटली और सिसिली को आज़ाद कराया और उन्हें राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। ठीक है, इन सब के समन्वित प्रयासों से ही 1861 ईस्वी में इटली को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।